रहे हैं, इस पे आप लोगों को स्वयं आगे बढ़कर के चेक करना पड़ेगा। एक कहावत है कि समाज में 5% बुरे लोग तभी सफल हो पाते हैं जब 95% लोग चुप बैठ जाते हैं। तो आप लोगों की चुप्पी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। प्रेस वार्ता हो, कहीं भी जाइए, ढेर सारी संख्या में लोग आ जाते हैं, उनका पेपर नहीं निकलता, उनका कहीं मीडिया में नहीं चलता, टीवी में नहीं आता। फिर वो कौन से पत्रकार हैं जो एक लोगों लिए घूमते रहते हैं और इस पे आप लोग चुप रहते हैं। मेरा एक सजेशन है आप लोगों को कि आपकी छवि अच्छी बनी रहे। जो वास्तव में पत्रकार हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, वो अपनी छवि बनाए रखें। इसके लिए जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन पे लगाम लगाने की कोशिश करिए, या प्रमाण के साथ हमें कुछ दीजिए ताकि मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकूं। साथियों, पत्रकारिता का मतलब मेरा मानना है आज के युग में पत्रकारिता करिए। देखिए, समाज इन बातों को किस लेवल पे प्रकाशित करना है, किस को फैलाना है, अगर इस पे आप विचार नहीं करेंगे तो समाज में दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, बलवा हो सकता है, जातीय संघर्ष हो सकता है। इसके लिए आपको चेतन होना पड़ेगा। गौकशी की घटना है, तमाम ऐसा बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है। ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूज़ को दबाइए, कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसे मामले अफवाहें तमाम होती है हिंदू मुस्लिम को लेकर के। ऐसी बातों को हमें नहीं सामने रखना है कि लोगों में ऐसी भ्रम फैले, कुछ दिक्कत हो रही है, किसी वर्ग के खिलाफ दंगे फसाद की स्थिति आ जाए। हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाने की कोशिश करना चाहिए। कुछ लोग बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जब पत्रकारिता में जुड़ते हैं, वही पत्रकारिता की दिशा और दशा खराब होती है। हाथ जोड़ करके आप लोगों से सकारात्मक भूमिका निभाइए। देश में, प्रदेश में अपना उच्च स्तरीय योगदान दीजिए। देखिए, हमेशा अगर संपन्न बनने की होड़ में आप लगेंगे, हमेशा आपको नीचे देखना पड़ेगा। संपन्नता को आप देखिए, बड़े बड़े वो तस्कर हैं, बड़े बड़े शराब के तस्कर हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, वो सभी संपन्न हैं। मैं हर जगह चाहता हूं, हमेशा आप लोगों को मैं कहूंगा, हमेशा सम्राट बनने की कोशिश करिए, हमेशा सम्राट बनने की कोशिश करिए। जहां इज्जत भी होगी, आपकी संपन्नता भी होगी, सब कुछ होगी, तो संपन्नता की होड़ में ना होकर के सम्राट बनने की होड़ में आगे आइए। कुछ ऐसे कार्य करिए, कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए कि आप भविष्य में, आप ही नहीं, आपकी आने वाली संतति आप पे गर्व कर सके कि हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे बाबा ऐसे थे। आप स्वयं गर्व कर सके कि मैं ऐसा किया हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन जब कुछ पत्रकार साथियों में घमंड की बात आ जाती है, गर्व की जगह जब घमंड की बात आ जाती है, अच्छा मैं देखता हूं, फलाने को मैं ऐसे करता हूं, मैं फलाने को ऐसे करता हूं, उल्टी सीधी खबर चला करके तो अपना ही पराभव करते हैं, सामने वाले का पराभव करते ही नहीं होने पाता है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, अगर कोई समस्या है उसका हमेशा निदान करने की कोशिश करिए, उसके कारक बनिए, समस्या को निदान करने के कारक बनिए। कोई समस्या क्रिएट करने के कारक मत बनिए, कारण मत बनिए। कभी कभी जब आप कारण बन जाते हैं दिक्कत आती है। आप बड़े प्रबुद्ध वर्ग हैं, मुझे याद है कभी गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक पत्रकार हुआ करते थे, आज दुनिया उनको जानती है। कौन नहीं जानता है, पुरस्कार उनके नाम से मिलता है। तमाम पेपरों में बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े पत्रकार आज भी बैठे हुए हैं। उनकी हैसियत ऐसी है जहां पर हम लोग इतने आईएएस आईपीएस होने के बाद हम कुछ नहीं है उनकी तुलना में। पत्रकार तो बहुत बड़ी चीज होती है। पत्रकार तो समाज की दिशा और दशा बदल सकता है। अगर सकारात्मक रूप से चले तो आप बहुत बड़ी ताकत है। और चौथे स्तंभ के रूप में आप इतने ताकतवर हैं कि सब आपकी लोहा मानता है। लेकिन लोहा को मनवाने की क्षमता आप में सही रूप में होनी चाहिए, सकारात्मक रूप में होनी चाहिए, नेगेटिव रूप में नहीं होनी चाहिए। साथियों,
आप लोग भविष्य में बहुत आगे बढ़िए, देश की सेवा करिए। और मैं बच्चों में भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, एक 4 लाइन की कविता है, उसको अवश्य मैं सुनाता हूँ, आपके लिए भी है। सहन सघन मनमोहक बनकर मुझको वाद बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद हमें आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बना, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको, मिलो मुझको चलना है। ये आपके लिए है। धन्यवाद। आप स्वतंत्रता वृद्धि करें, आप आगे बढ़े, आपका परिवार आगे बढ़े, समाज बढ़े, जनपद आगे बढ़े, जनपद का नाम हो, प्रदेश का नाम हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और अब मैं हमारे बीच में हमारे एटा जनपद के जिलाधिकारी महोदय, जिनके नेतृत्व में पूरा जनपद एक नई दिशा और दशा की ओर बढ़ रहा है। जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पत्रकारिता की दशा और दिशा, वही सब कुछ डीएम साहब एटा जनपद की दशा और दिशा को रोज देखते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं। हमारे जनपद के कप्तान साहब, राजेश सिंह जी, हमारे एडिटर साहब और यहाँ सभी मेरे पत्रकार साथी, बहुत ही मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग के बीच में आके। बहुत कम मौके होते हैं जब हम लोग बोलते हैं और आप लोग सुनते हैं। तो ये रेगुलर यही होता है कि आप लोग बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं मैं इसको देख रहा हूँ, प्रयास करते हैं कार्य चलाने का, या कोई घटना होती है आप लोग बताते हैं, हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। आज बड़ा अच्छा मौका मुझे भी मिल गया है कि मैं भी थोड़ी सी बात अपनी आप लोगों के बीच में रख पाऊँ। मैं थोड़ा सा मीडिया और सेंसरशिप पे मैं सोच रहा था कि मैं लिखा था अपना, नॉट एज जिलाधिकारी लेकिन एज ए प्रेम एजेंसी, जो मेरा अनुभव है अपना पर्सनल, उसके बारे में आप लोगों के बीच में रखिए। आप लोगों को पता है विकिपीडिया का तो आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी चीज हम लोग को पढ़ना लिखना होता है, जब ये जानकारी चाहिए नेट पे सर्च करते हैं गूगल पे, तो विकिपीडिया का पेज आ जाता है। तो विकिपीडिया 2001 में लॉन्च हुआ था, 2002 से मैं विकिपीडिया का एडिटर हूं। और आपको तो पता होगा कि विकिपीडिया में कोई एस्टैब्लिश आदमी एडिटर नहीं होता है। जैसे आप सर्च करते होंगे विकिपीडिया में पूरा डिटेल आ जाता है, आप सोचते होंगे कि ये कहां से आ जाता है, इतनी जल्दी अपडेट कैसे हो जाता है। तो विकिपीडिया के लाखों एडिटर हैं, पब्लिक ही विकिपीडिया के एडिटर है। जैसे मुझे ध्यान है जब 2002 में मैं कॉलेज में गया था, तो मुझे पहली बार मुझे इंटरनेट सामने आया था, कंप्यूटर का इंटरनेट था। उस समय नया नया इंटरनेट आया था, बड़ी उत्सुकता होती थी किसी भी चीज की जानकारी करने के लिए। तो उस समय हम लोग सर्च करते थे, तो विकिपीडिया नया नया लॉन्च हुआ था। उस समय विकिपीडिया में सेंसरशिप नहीं थी, मतलब विकिपीडिया में कोई भी कुछ भी लिख सकता था। जैसे कि मैंने अपने कॉलेज का प्रोफाइल बनाया, जैसे जो हमारे उस समय हमारे देश के सबसे फेमस लोगों में नारायण मूर्ति जी, उनका पेज हमने बनाया था। उस समय मैं देखता था कि कोई कुछ भी लिख सकता है, कोई उल्टा पुल्टा भी उसमें लिख देते थे, मतलब लोग गाली गलौज भी लिख देते थे विकिपीडिया में, जो कि आज आपको नहीं मिलेगा। उस समय सेंसरशिप नहीं था विकिपीडिया, कोई भी एडिटर बन सकता था, कोई कुछ भी लिख सकता था। उसमें नीचे आपको प्रमाण भी नहीं देने की जरूरत थी। जैसे आप उसमें लिख सकते थे कि नारायण मूर्ति जी वर्ल्ड कप फुटबॉल के चैंपियन हैं, तो कोई बच्चा सर्च करेगा नारायण मूर्ति जी के बारे में पढ़ना चाहेगा, तो उस समय ये लिख के आ सकता था, उसमें आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी। उसी समय मैंने देखा 1 साल के अंदर विकिपीडिया ने सेंसरशिप अपना स्कीम लागू किया, और जो एडिटर थे, एडिटर मतलब पब्लिक ही एडिटर है, सबका एक कैटेगरी डिसाइड किया कि जो लोग रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, कुछ लोग कभी-कभी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस हिसाब से उनको प्रायोरिटी, और उसमें सेंसरशिप लागू कर दी कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पेज को एडिट करेगा तो वो जो पुराने लोग हैं जो रेगुलर कंट्रीब्यूट करते हैं उनके पास अप्रूवल के लिए जाने लगा। ये शायद आप लोग नहीं किए होंगे, तो आपको पता है। तो उसमें अप्रूवल का सिस्टम आता है कि कोई भी चीज आप उसमें डालेंगे, पहले वो व्यक्ति अप्रूव करेगा, तब जाके विकिपीडिया के पेज पे दिखने लगेगा। और साथ में प्रमाण देना पड़ता है, आपने देखा होगा विकिपीडिया के पेज पे नीचे लिंक देना पड़ता है, और लिंक प्रॉपर होना चाहिए, किसी एस्टैब्लिश या तो किसी न्यूज़ का लिंक होना चाहिए या किसी एस्टैब्लिश वेबसाइट का लिंक होना चाहिए। तो वो देखिए उसमें विकिपीडिया पे सेंसरशिप, इसलिए मैं विकिपीडिया का उदाहरण दे रहा हूँ कि आज की डेट में किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उससे अच्छी जगह कोई नहीं। छोटे बच्चे भी आजकल इंटरनेट पे पढ़ते हैं, विकिपीडिया के माध्यम से बहुत सारी उनको जानकारी मिलती है। उसी तरह से मुझे याद है यूट्यूब लॉन्च हुआ था 2005 में। यूट्यूब जब लॉन्च हुआ था तो उस समय मैं रेगुलर इंटरनेट पे काफी टाइम पास करता था, कॉलेज में था तो हम लोग के पास समय बहुत होता था। हम लोगों को पता चला कि यूट्यूब का भी कुछ लॉन्च हो रहा है जिसमें आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं।
तो साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि पत्रकारिता के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पत्रकारिता में ईगो आ गया तो आपका काम, आपका जो कंटेंट है, चाहे वो वीडियो कंटेंट है या लिखने वाला कंटेंट है, उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और उसमें पारदर्शिता नहीं रह जाती। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कोई विषय है, कोई ऐसा चीज है जो वाकई में फैक्चुअल है, जिसको समाज के सामने रखना है, तो उसको हम लोग को शालीनता से और अपने लेखनी के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से रखना चाहिए। उसको इस पर्पज से नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को जो है दिखाता हो, जैसे कप्तान साहब ने उदाहरण देके बताया। तो वो सब एक मतलब आने वाले समय में इस चीज को हम सभी लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरह से मीडिया का जो प्रोग्रेशन हुआ है पिछले 15-20 सालों में। तो घर घर पे मीडिया है, आज के डेट में हर कोई पत्रकार है। भाई ट्विटर है, सबसे पहले ट्विटर में न्यूज आ जाती है, इससे पहले टीवी पे चले, ट्विटर पे चल जाता है कि ये करता है। तो आज की डेट में कोई भी पत्रकारिता कर सकता है सोशल मीडिया के जमाने में। लेकिन जो एस्टैब्लिश पत्रकार हैं, आप सभी लोग हैं जिनकी बात लोग सुनते हैं, मानते हैं। जब आप कोई अपने चैनल पे कोई चीज चलाएंगे या कुछ कहेंगे तो लोग उसको मानते हैं। कहीं ना कहीं उसमें हमें कंटेंट में ऐसा चीज कोई हम ना उसमें डालें जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न हो। अब जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ, जैसे इजराइल हमास लड़ाई चल रही है, अब उसमें आप दुनिया भर के चैनल उठा लीजिए, जैसे आप अमेरिका के फॉक्स न्यूज देखेंगे सब इजराइल का सही लगेगा, कतर का अल जजीरा चैनल देखेंगे तो उसमें सब हमास का ठीक लगेगा, इजराइल की गलती। रशिया का रशियन टीवी जो चैनल है आरटी करके जो चलता है, उसमें देखेंगे तो कुछ और दिखेगा। इंडिया में देखेंगे तो इंडियन न्यूज चैनल में लोगों को बम, गोला बारूद, टैंक ये सब देखने में मजा आता है, तो भी चलता रहता है, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं सच्चाई क्या है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली, वहां पे लड़ाई में चल क्या रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो कोई बताएगा कि वो जीत रहे हैं रशिया यूक्रेन में, कोई बताएगा रशिया जीत रहा है, कोई बताएगा यूक्रेन जीत रहा है। अमेरिकन बेस्ड एजेंसी को देखेंगे तो यूक्रेन जीत रहा होता है, और रशियन बेस्ड एजेंसीज को या मिडिल ईस्ट या चाइना इस तरफ देखेंगे तो उसमें दूसरा कोई जीत रहा होता है। तो सच्चाई क्या है ये पता करना आज के डेट में इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट हो गया है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, इतनी ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स भी ये बता नहीं पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, पब्लिक को कैसे पता चलेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आज की डेट में ये आ गया है। हम लोग खुद मेरा जो हॉबी है वो न्यूज रीडिंग है। मैं रोज 3-4 घंटे न्यूज पढ़ता हूँ, सुबह से लेकर रात तक पूरे टाइम न्यूज पढ़ता रहता हूँ। बहुत सारे न्यूज़पेपर मैं रोज विजिट करता हूँ दुनिया की, मेरी आदत है। तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, ये पता करना मुश्किल हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में एक अखबार है डॉन, वो जैसे इंडिया में हिंदू है उस टाइप से। जैसे आपको पाकिस्तान में चल क्या रहा है सच्चाई जानना तो वो खुल के लिखते हैं, अपने देश में ही जो सच्चाई चल रही होती है उसको देख के लिखते हैं। वहीं आप किसी और न्यूज़पेपर को उठा लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा पाकिस्तान में चल रहा है। चाइना में क्या चल रहा है इसको बताने वाला कोई नहीं, चाइनीज न्यूज़पेपर केवल अच्छा लिखते हैं अपने देश के बारे में। इंडिया में क्या चल रहा है ये तो एस्टैब्लिश करना ही मुश्किल है। आप जो है YouTube पे ही इतने बड़े-बड़े हमारे जर्नलिस्ट हैं, सब लोग बड़े एक्सपीरियंस हैं। एक को सुनोगे तो कुछ कहते हैं, दूसरे को सुनोगे तो कुछ कहते हैं। तो ये आज के डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है कि ऑथेंटिसिटी का सही चीज क्या है वो पता करना मुश्किल हो गया है, और वो आप लोग के लिए भी मुश्किल हो गया है। आपको भी नहीं पता चलता है कई बार कि सही क्या है। जो आपको बताया जाता है, जो आप सुनते हैं, या कई बार एडवर्टाइजमेंट्स उनके प्रेशर में बहुत सारी चीजें होती है, उनका बहुत बड़ा कंट्रोल हो गया है मीडिया के ऊपर। तो सच्चाई क्या है उसको सही तरीके से भविष्य में किस तरह से पत्रकारिता का जगत जो है और पूरा मीडिया है कैसे उसको रखेगा, ये इसमें हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। फिर एक आखिरी उदाहरण के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी कल मैं देख रहा था, कल एक जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग देख रहे हैं का जमाना चल रहा है। कल एक जो है एक एआई कंपनी जो है सैम मिल्टन, आप जानते होंगे, तो उन्होंने कल एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। उसमें क्या है कि आप नॉर्मल कुछ बोलिए, वो उसका वीडियो बना देगा, और वीडियो इतना जबरदस्त है, मतलब हॉलीवुड पिक्चर के लेवल का, और मतलब जो बड़े-बड़े डायरेक्टर होते हैं उस तरह का वीडियोग्राफी। अभी कल ही लॉन्च हुआ, उसका नाम है सोलो, आप लोग देखिएगा। उसने तो भूचाल मचा दिया पिछले 24 घंटे में पूरे इंटरनेट वर्ल्ड पे, क्योंकि उसमें तो आप फेक न्यूज, अभी तो आप 4 साल पुराना लोग बताते हैं कि घटना हो गई, फैला जाते हैं, उसमें तो 2 मिनट में फेक न्यूज क्रिएट हो जाएगी। 2 मिनट में फेक न्यूज क्रिएट होगी वीडियो के साथ, उसमें दिखेगा कि लोग उसको, और वीडियो इतना क्लियर था, ऐसा लग रहा था कि सच है।
कभी लॉन्च हुआ है, आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा, उसका नाम है SORO शोरूम। तो वो इतना बड़ा चैलेंज लेके आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके खिलाफ तो सभी पत्रकारों को लगे ही है, क्योंकि वो सब जगह जॉब्स को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अपने मन से वो न्यूज लिख सकता है, अपने मन से वो वीडियो बना सकता है, कुछ कर सकता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है फ्यूचर में, जिसमें हम सभी लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। और लेकिन फिर भी ये सब चैलेंज के बीच में हमेशा सत्य की विजय होती है और अच्छी चीजें ही आती है। तो हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, जैसे कप्तान साहब ने कहा, सकारात्मक पत्रकारिता करनी चाहिए और जीवन में भी सकारात्मक रहना चाहिए। तो उससे जीवन भी आगे बढ़ता है, समाज भी आगे बढ़ता है। आप लोग का समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है, एटा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि एटा के विकास में हम सभी लोगों का मदद करते रहें, योगदान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पत्रकारिता के बारे में आप लोगों के सामने कुछ बोलना वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे सूरज के सामने दीपक जलाना, और फिर बहुत शानदार तरीके से दो चीजें सामने आई। एक कप्तान साहब के द्वारा, राजेंद्र जी के द्वारा जो बताया गया सकारात्मक पत्रकार, और दूसरा हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी बताया कि वो खुद एडिटर रहे। एडिटिंग कैसे हो सकती है, और एडिटिंग का मतलब मुझे तो लगता है कि जितना सकारात्मक समाचार को बनाया जा सकता है, जितना जनोपयोगी बना सकता है, जितना वह लोगों के उपयोग में आ सकता हो ऐसा बना सकते हैं, उसमें से कौन सी नकारात्मक चीजें हैं जिसका समाज पर खराब प्रभाव पड़ेगा, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें परोसने से मैसेज ठीक नहीं जाएगा, उन चीजों को हटाना वही एडिटिंग है। अच्छी चीजों को उस पर सम्मिलित कर देना वही एडिटिंग है। तो जो विषय भी रखा है, जो इसका दिशा और दशा, तो वास्तव में अब पत्रकारिता के ढंग बदल गए। एक वह पुराना जमाना होता था, पत्र पत्रिकाओं में जो छप गया लोग उस पर बहुत विश्वास करते थे, उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते थे। लेकिन फ्री सेंसरशिप के कारण से, जैसे उदाहरण दिया था YouTube पर या विकिपीडिया पर, कई बार हम लोग देखते हैं ना कि हमारे गली मोहल्लों के नाम भी, रास्ते भी वो गूगल पर जो बता देती है लड़की, अब दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, आप भी सोचते हो इसे तो बहुत ज्ञान है, ये तो पूरी नॉलेज लिए बैठी है, इसे पता नहीं आगे जाम लगा है तो वो जाम भी बता देती है। तो ये जो फ्री सेंसरशिप थी, उसी के कारण से इतनी सारी सामग्री आज विकिपीडिया पर उपलब्ध है। वरना केवल अमेरिका के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति वह महाराणा विधानसभा में क्या स्थिति परिस्थितियां हैं उसकी जानकारी नहीं दे सकता, वह कौन गांव में क्या स्थिति है उसकी जानकारी नहीं दे सकता। हम लोग अपना टैग लगाकर, फ्लैग लगाकर, मैप पर भी जो गूगल मैप है उस पर चीजों को एडिटिंग के माध्यम से, उसमें है आप 3 या 4 चीजें अपनी उस पर ऐड कर सकते हो। ये आज भी उसमें फ्री सेंसरशिप है, तो वो उसके माध्यम से चीजें, हर व्यक्ति को ये अधिकार मिला होता है। लेकिन मित्रों, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात अभी उन्होंने कही, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुझे लगता है कि शायद आज से ज्यादा कभी नहीं हुई। हम लोगों ने वो कालखंड भी देखा है। आज तमाम राजनीतिक दल ये लोग बोलते हैं मोदी जी ने सारा सेंसर कर दिया है, सब चीज को बोल, आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त कर दी है। वही लोग गाली दे रहे हैं, वो इतनी गाली दे रहे हैं, इतनी गाली दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि उसको साहब अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त कर दी।
आप लोगों को मालूम होगा अभिव्यक्ति की आजादी तब समाप्त होती है जब पत्रकारों के भी नाखून खींच लिए जाते हैं और उन्हें जेल के अंदर आपातकाल के अंदर डाल दिया जाता है। आज कोई पत्रकार जेल में है क्या? आज कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जेल में है क्या जो उल्टा सीधा गाली सुबह से लेकर फहरिस्त पूरी गालियों की? और अभिव्यक्ति की आजादी वहां स्वीकार नहीं होती जहां एमएफ हुसैन मां दुर्गा का नग्न चित्र बनाते हैं, मां सरस्वती का नग्न चित्र बनाते हैं, और यदि लोग विरोध करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। और जब एमएफ हुसैन का पुतला लोग फूंकते हैं तो लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्षता पर नाम हो रहा है। ये दो प्रकार का, दो मुंह से दोहरे चरित्र के आधार पर यह अभिव्यक्ति की आजादी का प्रेजेंटेशन करना, प्रस्तुतिकरण करना, ये गलत है। अगर आप मां भगवती का चित्र बना सकते हो तो फिर अगर डेनमार्क के अंदर कोई कार्टून बन जाता है तो फिर आपत्ति क्यों होती है? वह भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन मित्रों, अभिव्यक्ति की आजादी वास्तव में वहां समाप्त हो जाती है जब दूसरे की स्वतंत्रता में हनन पड़ने लगता है। Your liberty ends when the other's nose starts. जहां दूसरे की नाक शुरू हो जाती है वहां आपकी अभिव्यक्ति, आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो इसलिए आप सब लोगों को भी इस सब का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं अभी सोरो के बारे में जो बताया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं भी सर्च करके देखूंगा क्या स्थिति है। एआई का जो प्रेजेंटेशन है, एआई का उपयोग हम कितना कर सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने लगातार एआई के बारे में कहा है और एआई डिपार्टमेंट बनने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट बनने वाला है। उस पर इतनी तेज गति से काम हो रहा है, जैसा भी बताया सोरो जो आया है वो उस चीज को और बढ़ाने वाला है। लेकिन भारत सरकार ने केवल भारत में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर एआई की मान्यता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसको उजागर करने का, उस पर कंट्रोल करने का, उसके लिए संवैधानिक प्रावधान करने की, ये सारी चीजें बनाने की जो तय किया है उसको इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बेबाकी के साथ कहा है। कई बार प्रधानमंत्री जी के एआई के रूप में उनके भाषण को दिखाया और लोगों को दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं बोल रहा हूं कोई और बोल रहा है। और वही आपने देखा होगा एआई के माध्यम से ही पाकिस्तान के अंदर अभी जो वहां की पार्टी है पीटीआई, इमरान खान, उसने भी प्रचार किया। मैंने इसका उपयोग कितनी तरीके से कर सकते हैं। एआई का उपयोग वही है कि आपकी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां दूसरे की नाक प्रारंभ हो जाती है। ऐसी एआई की भी है कि वह वहां कहां तक इस्तेमाल की जा सकती है। मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों से यह अपेक्षा करते हुए कि जो एक चरित्र और चित्र पुराने समय में हमारे मीडिया और पत्रकार बंधुओं का रहा था, और इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए कहा गया था क्योंकि लोकतंत्र में चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका हो, उसके समकक्ष अगर लाकर खड़ा किया पत्रकारिता को, तो इसलिए कि जिस प्रकार से न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद होती है, कार्यपालिका से कल्याण की उम्मीद होती है और विधायिका से यह उम्मीद होती है कि वह कल्याण के लिए कानून बनाएगी, यही उम्मीद पत्रकारिता से होती है कि जीवन के कल्याण को कैसे सही कर सकते हैं, समाज को कैसे ठीक कर सकते हैं, समाज का दुरुस्तीकरण कैसे हो सकता है, उसको ठीक दिशा कैसे मिल सकती है, इसका काम पत्रकारिता के माध्यम से हो सकता है। ये चौथे स्तंभ के रूप में इसलिए रखा। इसलिए आप सब लोगों की बहुत जिम्मेदारी है कैसे हम अपनी उस भूमिका का निर्वहन करेंगे। वह निर्वहन करने की जिम्मेदारी आप सबको की है और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है, मैं विश्वास भी करता हूं
या आप लोग उसी प्रकार का काम कर रहे होंगे। बहुत सारे पत्रकारों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनकी छवि, उनका चरित्र वह इस प्रकार का है कि वह दर्शनीय है, लोग उनका उदाहरण देते हैं। आप ही में से वो लोग बैठे हैं, उन लोगों का उदाहरण दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि शेष लोगों को भी उन्हीं के चरित्र का उदाहरण देते हुए और उनको अपना अनुसरण करते हुए निश्चित रूप से पत्रकारिता को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सब लोगों को अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।